चलो अगला एक आपको थ्योरी दी गई है सिलेबस में, वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत। वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत में उसने किसी क्षेत्र में बोई जाने वाली जो भी फसलें हैं या जो कृषि कार्य है उसका रूप कैसे बदलता है उसको उसने डिसाइड किया और उसके आधार पर कृषि की अलग अलग पेटियां बनाई हैं। इस संदर्भ में वॉन थ्यूनेन ने अपने निजी अनुभवों को काम में लिया है, क्योंकि वो लंबे समय तक इस तरीके के एक फॉर्म मैनेजर के पद पर कार्यरत रहे हैं और ऐसी स्थिति में अपने निजी अनुभवों के साथ साथ कुछ अर्थशास्त्री थे, उनके अध्ययन को आधार बनाकर उसने एक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया कि किसी बाजार केंद्र से चारों तरफ कौन कौन से कृषि कार्य किस किस दूरी तक किए जाते हैं और किन चीजों से प्रभावित होते हैं। जो भी कोई मॉडल या सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें यह माना जाता है कि ये विश्वव्यापी होगा, यानी विश्व में कहीं भी उसको लागू किया जाए तो वो उसी तरीके की व्यवस्था उसमें मिलनी चाहिए। तो इसके लिए उसने कुछ मानक बनाए, क्योंकि विश्व में सभी स्थान एक जैसे नहीं होते। यदि हम बिना किसी मानक के और कोई थ्योरी दे दें, कह दें ये पूरे वर्ल्ड पर लागू है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम कुछ कंडीशन रख दें कि यदि इस तरीके का कोई एरिया हो तो उसमें यह थ्योरी काम करेगी। तो इसके लिए पहले उसने कुछ कंडीशंस लगा दी और इस बेस पर काम किया कि इस दुनिया में जो भी लोग हैं सभी आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक मानव माना है। और ये जो मात्रात्मक क्रांति आप पढ़ते हो भूगोल के क्षेत्र में, उसमें भी हर व्यक्ति के बारे में ये माना गया है कि वो सिद्धांत, मॉडल या थ्योरी के रूप में चलता है और वो कंट्रोल होता है कहां से? सिर्फ इकोनॉमी से। अधिकतम लाभ के लिए हर व्यक्ति सोचता है। वॉन थ्यूनेन ये बताता है कि किसी एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो अधिकतम लाभ कमाने के लिए कौन सी फसलें बोएंगे। व्यवहारवाद तो ये कहता है कि उनकी जो मर्जी है वो फसल बोएंगे, वो लाभ के बारे में सोचेंगे ही नहीं। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं भी अपने पास। हो सकता है कि अपने आसपास के क्षेत्र में ही जिस फसल में लाभ सबसे ज्यादा हो रहा हो, बहुत सारे लोग उस फसल को अपनाए हुए हो सकते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो उस फसल की बुआई नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि सब्जी उत्पादन में लाभ सर्वाधिक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खाद्यान्न का उत्पादन भी कर रहे हैं कि लाभ कम है लेकिन हमें यही करना है। तो वो बातें तो हैं व्यावहारिक। सिद्धांत तो ये कहता है कि हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना है और फायदा कमाने के लिए जो फसल अधिकतम लाभ देती है उसी फसल की वहां पर बुआई करेंगे। भूमि की जो एक इकाई है वो एक इकाई कौन सी फसल का उत्पादन करने के लिए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकती है, उसको बोला गया है भूमि किराया, लोकेशनल रेंट। यानी कौन सी लोकेशन आपको कितना रेंट दे सकती है, और रेंट जो जगह आपको मैक्सिमम देगी वो कौन सी फसल पर देगी, उसी फसल की आपको बुआई करनी है। अब इसके थ्योरी का सार तो ये है कि भूमि की कोई इकाई किस वस्तु के उत्पादन से अधिकतम लाभ देती है, लोग उसी फसल का उत्पादन करते हैं। और ये फसलों की प्रकृति, उनकी गहनता, उनका प्रकार बाजार केंद्र से बढ़ती दूरी के साथ में बदल जाता है। आप बाजार केंद्र से बढ़ती दूरी के साथ में एक ही एक फसल को उगाते जाओगे तो आपको हर जगह लाभ एक जैसा
नहीं होगा, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो उसको बाजार तक लाने का खर्चा बढ़ेगा, परिवहन बढ़ेगा। तो जितना दूर जाएंगे उसका जो आपको मूल्य मिल रहा है उसमें से वो घटना शुरू हो जाएगा। तो हम किसी एरिया विशेष में जाकर विभिन्न फसलों पर जो भी आपको लाभ प्राप्त हो रहे हैं उनमें कंपैरिजन करते हैं। हो सकता है किसी एक जगह पर आपको 4 फसलों में लाभ हो रहा है, लेकिन चारों में से हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, वही उगाएंगे, बाकी फसलें हम नहीं उगाएंगे। तो इसकी जो थ्योरी है वो कुछ स्वयं के अनुभवों पर आधारित है, कुछ स्मिथ और थेयर के जो अर्थशास्त्र के अध्ययन है उन पर आधारित है। इसने एक नॉर्मेटिव थ्योरी दी है, मानकीय और डिटरमिनिस्ट, निश्चयवादी इसका सिद्धांत है, जो कौन सी जगह पर जाकर किस तरीके की कृषि होगी ये अपने मानकों के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहा है। वॉन थिनेन की थ्योरी में उसने पहले कुछ पूर्व मान्यताएं दी हैं। ये सब जानकारी हमें उसकी जो रचना है उससे मिलती है, जिसका प्रकाशन 1826 में हुआ है, जिसका नाम है आइसोलेटेड स्टेट। एकाकी प्रदेश, ऐसा प्रदेश जिसका अन्य प्रदेशों से कोई भी संपर्क नहीं है। तो कंडीशन पहले ही लगा दी, क्योंकि यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो में जो वास्तविकता है उसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो उसमें तो कोई भी व्यक्ति का कार्य वो कई चीजों से प्रभावित होता है। आपके आसपास कोई एक मार्केट है, लेकिन आप दूसरे जो और मंडियां हैं और मार्केट है उनसे भी प्रभावित तो होते ही हो, कि वहां लाभ ज्यादा मिलता है वहां बेचेंगे, और दूसरे कुछ संसाधन हैं वो दूसरी जगहों के वो भी प्रभावित कर देते हैं। तो इसने अपने सिद्धांत के लिए एक ऐसा आवरण बनाया है कि एक ऐसा एरिया है जहां के लोगों का अन्य क्षेत्रों से कोई भी संपर्क नहीं है। ये एक एकाकी प्रदेश है, और इस एकाकी प्रदेश में उसने कुछ पूर्व मान्यताएं दी हैं। क्या क्या उसने पहले कंडीशन लगाई है। उसका ऐसा मानना है कि जो प्रदेश है उसमें हर जगह एक रूपता है, एक ही तो लेवल में है, एक जैसी मिट्टी है, एक जैसी जलवायु है, इनमें कोई भी चेंज नहीं है। तो जो एकाकी प्रदेश है उसमें भौगोलिक समरूपता है। उसमें मिट्टी, उर्वरता, जलवायु, इन सब को लेकर कोई भी आपको परिवर्तनशील दशाएं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यदि मिट्टी का प्रकार बदलेगा तो कहीं पर कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है उसके अनुसार भी आप फसलें चेंज कर सकते हो। लेकिन इसका मानना है कि एक ही प्रकार की मिट्टी है, उपजाऊपन भी हर जगह एक जैसा है, वर्षा की मात्रा भी हर जगह एक जैसी हो रही है, पूर्णतया भौगोलिक समरूपता है। दूसरी बात, इस प्रदेश में केंद्र में एक बाजार है, बाजार एक ही है, एक से अधिक नहीं है। केंद्र में बाजार है, जनसंख्या का बाजार के चारों ओर समान वितरण है।
ऐसा नहीं है कि कहीं जनसंख्या सघन है, कहीं विरल है, एक जैसा ही डेंसिटी पूरे एरिया में पाई जाती है। कृषक उत्पादों को बाजार केंद्र पर बेचते हैं, यानी बाजार में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको वो वस्तुएं उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। परिवहन का साधन घोड़ा गाड़ी है। क्योंकि तत्कालीन जो परिस्थितियां उसके अनुसार उसने बात की है। परिवहन का साधन घोड़ा गाड़ी है और परिवहन की दर दूरी के समानुपाती है। या हम कह दें परिवहन का खर्च दूरी के समानुपाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे परिवहन का खर्चा बढ़ता है। किसी एक फसल के लिए बात करें, किसी एक फसल हेतु परिवहन दर सर्वत्र समान है। परंतु सभी फसलों की परिवहन दर एक जैसी नहीं है। परंतु विभिन्न फसलों हेतु परिवहन दर अलग अलग है। तो परिवहन खर्च जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। परिवहन खर्च इकाई दूरी पर निर्भर है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूरी के अनुसार रेट कम हो जाएगी। कई बार आप ऐसा देखते हैं व्यावहारिक रूप से कि इतनी दूरी तक ये किराया रहेगा और उसके बाद में किराए की दर ये हो जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं है। 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर की रेट है वो, और 10 किलोमीटर जाएंगे तो उसका 10 गुना ही लगेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरी बात यह कि किसी एक फसल पर परिवहन का जो खर्च है वो बाजार के अंदर के निकट से लाएंगे तो भी वही है, और 50 किलोमीटर की दूरी से लाएंगे तो भी परिवहन का खर्चा सेम है। लेकिन किसी दूसरी फसल के लिए परिवहन का खर्च वो नहीं है। हर फसल के लिए परिवहन का खर्चा कैसा है? अलग अलग है। फसलों का बाजार मूल्य निश्चित है। फसलों का बाजार मूल्य निश्चित है, यानी कोई एक फसल बाजार में किस रेट पर बिकेगी ये डिसाइडेड है। हर फसल के लिए अलग अलग है, लेकिन किसी भी फसल की रेट समय के अनुसार चेंज नहीं होगी। यानी इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था स्थिर है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था स्थिर है। इस स्थिर अर्थव्यवस्था को कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। यानी कोई भी जमाखोरी
या काला बाजारी या उत्पादों की कमी को दिखाकर उनका स्टॉक ज्यादा करके और इसके माध्यम से फसलों का मूल्य परिवर्तित नहीं कर सकता। इस तरीके से हम अर्थव्यवस्था में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं देख पाएंगे। दूसरी चीजें, फसल उत्पादन को कोई चीज यदि प्रभावित कर सकती है तो वो उसकी लागत है, और लागत में यदि देखा जाए तो श्रम की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में श्रम का समान वितरण है। ऐसा नहीं है कि एक एरिया में तो लेबर मिल रही है और दूसरे एरिया में नहीं मिल रही है, हर जगह मिलेंगे लेबर। और वो जो लेबर का कॉस्ट है वो आपको समय के इसके स्थान के अनुसार बदलता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, अन्यथा वो फसल उत्पादन का जो लाभ है उसको प्रभावित कर सकता है। श्रमिकों का जो मूल्य है और उत्पादन के लिए हम उसमें जो निवेश करके हैं उनके कुल मिलाकर उत्पादन की लागत आती है। तो जो उत्पादन की लागत है उसमें आप अन्य जो निवेश करते हो सिंचाई के रूप में, उर्वरक के रूप में, वो कितना करते हैं, लागत उसी से डिसाइड हो रही है। श्रमिकों के रूप में जो लागत है वो आपको स्थान के अनुसार अलग अलग देखने को नहीं मिलती है, या कहीं पर श्रमिकों का अभाव है, ऐसी स्थिति भी नहीं है। श्रम का इस पूरे प्रदेश में कैसा वितरण है, एक समान वितरण आपको देखने को मिलता है। धरातल कहीं से भी ढालनुमा इस तरीके का नहीं है, एक लेवल में है, क्योंकि उसके अनुसार, ढाल के अनुसार भी परिवहन का खर्चा फिर अलग अलग हो जाता। तो ऐसी स्थिति में ये अव्यवधान भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ये ऐसे कुछ प्री डिसाइडेड उसने शर्तें लगा दी और उसने कहा कि इस तरीके का यदि कोई राज्य हो तो उसमें जैसा मैं बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग लोग खेती करेंगे। और सब लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? हाँ, प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम लाभ हेतु कार्य करता है। यानी उसका मानना है कि सभी लोग आर्थिक मानव है। तो ऐसा कोई स्टेट है जिसमें लोगों की सोच सबकी एक ही है, धरातल एक जैसा है, जलवायु एक जैसी है, मिट्टी एक जैसी है, उर्वरता एक जैसी है, लेवल एक समान है, लोगों का वितरण एक जैसा है, लेबर का एक समान वितरण है, लोगों की सोच एक जैसी है और सब ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाह रहे हैं। और वहां पर विभिन्न फसलों का बाजार मूल्य निश्चित है, बाजार में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से स्थिर है। परिवहन का साधन घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी वाले ने प्रत्येक फसल के लिए प्रति इकाई दूरी की रेट फिक्स कर रखी है और उसमें कोई भी तरीके का चेंज नहीं करता है। बाजार से बढ़ती दूरी के साथ में परिवहन खर्च उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, लेकिन अलग अलग फसलों पर ये अलग अलग होगा, क्योंकि हर फसल को ले जाने का खर्चा एक समान नहीं है। आप किसी अक्स फसल को ले जा रहे हो तो उसके 1 क्विंटल की रेट अलग है, और वाई फसल को ले जा रहे हो तो उसका 1 क्विंटल का परिवहन करोगे तो उसकी रेट अलग है। ऐसी कंडीशन में, और जहां पर आप किसी भी तरीके का स्टॉक करके माल की कमी दिखाकर और मूल्यों को चेंज नहीं कर सकते हो, तब बाजार से बढ़ती दूरी के साथ में किसी भूमि की इकाई क्षेत्रफल द्वारा जो लाभ दिया जाता है उसकी विभिन्न फसलों पर तुलना करके व्यक्ति उस फसल का चुनाव करता है जिस पर लाभ की मात्रा सबसे ज्यादा हो। प्रत्येक फसल के लिए लाभ की सबसे ज्यादा मात्रा बाजार के अंदर पर होती है, क्योंकि बाजार के अंदर पर परिवहन शून्य है। केवल उत्पादन किया और बेचा, तो जितना बेचा उतना आपको
प्राप्त हुआ। लेकिन बाजार में हर फसल का रेट है वो अलग अलग है, तो हम बाजार के निकट वही फसल उगाएंगे जिसका मार्केट में रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि परिवहन तो करना ही नहीं है, तो उस फसल को हम उगाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि जिसकी मार्केट में रेट ज्यादा है उसका परिवहन का खर्चा भी ज्यादा है, तो इसको दूर उगाएंगे तो उसका परिवहन महंगा पड़ेगा शेष फसलों की तुलना में, इसलिए उसको उगाना भी कहां पड़ेगा, बाजार के निकट ही। तो सभी फसलों पर अधिकतम लाभ बाजार पर होता है, लेकिन उसमें से तुलनात्मक लाभ जिस फसल पर सबसे ज्यादा होता है वो बाजार के सर्वाधिक निकट। उससे आगे कुछ दूरी पर चलने पर विभिन्न फसलों पर लाभ की तुलना की जाती है, तो बाजार से बढ़ती दूरी के साथ में सभी फसलों पर लाभ की मात्रा घटती है, लेकिन कुछ फसलों पर लाभ की मात्रा तेजी से घटती है और कुछ फसलों पर लाभ की मात्रा धीरे घटती है। उन फसलों पर तेजी से घटती है जिनका परिवहन का खर्च ज्यादा है, क्योंकि बढ़ती दूरी के साथ में परिवहन का खर्च बहुत तेजी से बढ़ेगा और लाभ तेजी से गिरेगा। जिनका परिवहन का खर्च कम है उनका बढ़ती दूरी के साथ में जो लाभ है उसमें कमी ज्यादा नहीं आती है। तो कम परिवहन का खर्चा जिन फसलों पर लगता है उनको हम बाजार से दूर उगाते हैं, और ज्यादा परिवहन का खर्चा जिन पर लगता है उनको बाजार के पास में उगाते हैं। दूसरा, उसने ये भी कहा कि बाजार के निकट आपका परिवहन का खर्चा नहीं लग रहा है तो आपको सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, इन पर निवेश बढ़ा देना चाहिए और मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिसका आप प्रोडक्शन लेगो इसके मार्केट में रेट भी ज्यादा है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन लेकर आप अधिकतम लाभ कमा सकते हो। लेकिन आप बाजार के अंदर से दूर जाके और सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कर दोगे और फिर आपका लंबी दूरी से परिवहन का खर्चा भी लगने वाला है, तो आपकी फसल माइनस जा सकती है। इसलिए बाजार से बढ़ती दूरी के साथ में परिवहन का खर्चा बढ़ रहा है तो आपको बाकी के निवेश की मात्रा कम करनी पड़ेगी और कोई विकल्प ही नहीं। और कम करोगे तो आपका उत्पादन घटेगा, तो आपको प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उपज तो बाजार के ऊपर ही मिलेगी, दूर जाओगे तो कम मिलेगी। इसलिए बाजार के निकट सघन कृषि की जाती है और बाजार से दूर विस्तृत कृषि की जाती है, यानी फसल की सघनता बाजार से दूरी बढ़ने के साथ में घटती है। यही उसने अपने मॉडल में समझाना चाहा है कि बाजार से बढ़ती दूरी के साथ में फसल की सघनता घटेगी और बाजार से बढ़ती दूरी के साथ में फसल का प्रकार बदलेगा। अपनी थ्योरी में उसने दो सिद्धांत ही दिए कि सघनता घटेगी और फसल का प्रकार बदलेगा, और वो इसलिए बदलेगा क्योंकि किस जगह पर जाकर आपको अधिकतम लाभ कौन सी फसल से मिल रहा है उसी के अनुसार फसलें उगाई जाएंगी। तो थ्योरी में हम पहले कुछ पूर्व मान्यताएं लिख लेते हैं और उसके बाद में उसने कौन कौन से इसमें सिद्धांत दिए थे उनकी बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति की सिद्धांत। पहला बिंदु लिखिए, वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत। वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत अपने स्वयं के अनुभवों पर तथा एडम स्मिथ व अल्बर्ट थेयर नामक अर्थशास्त्रियों के अध्ययन पर आधारित है। अगला बिंदु लिखिए, वॉन थ्यूनेन ने जर्मनी में
जर्मनी में मैक्लेनबर्ग में एक कृषि फार्म मैनेजर के रूप में कार्य करते हुए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जिसका प्रकाशन 1826 में अपनी पुस्तक आइसोलेटेड स्टेट या हम कह सकते हैं क्या, एकाकी प्रदेश में किया है। लिखिए, वॉन थ्यूनेन ने इस सिद्धांत हेतु जिस एकाकी प्रदेश की कल्पना की है उस हेतु निम्नलिखित पूर्व मान्यताएं कल्पित की हैं। पहली पूर्व मान्यता लिखिए, एकाकी प्रदेश का अन्य प्रदेशों से संबंध नहीं है। एकाकी प्रदेश का अन्य प्रदेशों से संबंध नहीं है तथा इसमें मिट्टी, उर्वरता, जलवायु आदि के संबंध में पूर्ण भौगोलिक समरूपता पाई जाती है। दूसरी पूर्व मान्यता लिखिए, एकाकी प्रदेश के केंद्र में एक नगर है जिसमें बाजार केंद्र स्थित है। नेक्स्ट लिखिए, जनसंख्या का बाजार केंद्र के चारों ओर
जनसंख्या का बाजार केंद्र के चारों ओर समान वितरण, बाजार केंद्र के चारों ओर समान वितरण पाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, कृषक अपने उत्पादों को बाजार केंद्र पर बेचते हैं। बाजार केंद्र पर बेचते हैं। अर्थात बाजार केंद्र के लोगों को उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं। बाजार केंद्र के लोगों को उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं। यानी बाजार केंद्र पर सामान का क्रय विक्रय होता है। कुछ खरीदने वाले लोग हैं और कुछ बेचने वाले लोग हैं। नेक्स्ट लिखिए, परिवहन का साधन घोड़ा गाड़ी है। परिवहन का साधन घोड़ा गाड़ी है। आगे लिखिए, परिवहन खर्च दूरी के समानुपाती है। या हम कह सकते हैं दूरी के अनुपात में परिवहन खर्च बढ़ता जाता है। लेकिन ये जो परिवहन खर्च है, एक फसल के लिए तो चाहे बाजार की बात हो चाहे कहीं भी हो, वो एक जैसा ही है। लेकिन दूसरी फसल के लिए देखेंगे तो आपको परिवहन का खर्च अलग मिलेगा। यानी किसी भी फसल का परिवहन खर्च देख लो, वो बाजार से बढ़ती दूरी तक कहीं भी चले जाओ, उस फसल के लिए वो सेम ही रहेगा, लेकिन अलग अलग फसलों का परिवहन खर्च अलग अलग है। लिखिए, किसी एक फसल हेतु परिवहन की दर सर्वत्र समान है। एक फसल हेतु परिवहन की दर सर्वत्र समान है, परंतु विभिन्न फसलों हेतु परिवहन की दर अलग अलग होती है। परिवहन की दर अलग अलग होती है। दूसरी बात, फसल को बाजार में बेचने से जो मूल्य प्राप्त होगा वो भी प्रत्येक फसल का निश्चित है और सभी फसलों का एक जैसा नहीं है। किसी फसल का ज्यादा और किसी फसल का कम है। लिखिए, सभी फसलों का बाजार मूल्य अलग अलग है तथा निश्चित है। सभी फसलों का बाजार मूल्य अलग अलग है तथा
निश्चित है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो उसमें मूल्यों में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आ रहा, यानी फसल के दाम कभी ज्यादा कभी कम, ऐसी स्थिति कभी भी नहीं बनती है। तो लिखिए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था स्थिर है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था स्थिर है, अर्थात फसलों के मूल्यों में कोई उतार चढ़ाव, फसलों के मूल्यों में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। मूल्यों में उतार चढ़ाव अपने आप नहीं होता है, और जमाखोरी, कालाबाजारी या कमी दिखाकर इस तरीके से हम उनका मूल्य परिवर्तित भी नहीं कर सकते। तो लिखिए अगला बिंदु, जमाखोरी, कालाबाजारी कर जमाखोरी, कालाबाजारी कर फसलों का मूल्य परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। फसलों का मूल्य परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, श्रमिक हर जगह एक समान रूप से वितरित है और उनकी जो मजदूरी की दर है वो भी कैसी है, एक समान है। लिखिए, श्रमिकों का समान वितरण है, श्रमिकों का समान वितरण है तथा श्रम की दर भी एक समान है। श्रम की दर भी एक समान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक मानव है। आर्थिक मानव है, अर्थात अधिकतम लाभ के लिए काम करता है। अधिकतम लाभ के लिए काम करता है। तो ये तो उसकी कुछ पूर्व मान्यताएं हैं। संक्षेप में हम कह दें कि पूरा प्रदेश एक समान है, भौतिक रूप से उसमें कोई भी असमानता नहीं है, मानवीय रूप से भी उसमें कोई असमानता नहीं है। सभी लोगों की सोच भी एक जैसी है, उनका वितरण भी एक जैसा है, उनकी श्रमिकों की मजदूरी भी एक जैसी है, परिवहन का साधन भी पूरे प्रदेश में एक जैसा ही है। एक ही बाजार है, उसमें फसलों का मूल्य निश्चित है, लेकिन विभिन्न फसलों का अलग अलग है। वहां पर रहने वाले लोग उत्पाद खरीदते हैं और आसपास के लोग वहां उत्पाद बेचने आते हैं। उत्पाद बेचने आने के लिए उनका परिवहन का खर्च लगता है, जितनी दूर से आएंगे उतना खर्च ज्यादा लगेगा। लेकिन अलग अलग फसलों के लिए ये परिवहन का खर्चा अलग अलग है। विभिन्न फसलों का बाजार में मूल्य भी अलग अलग है, जिसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। हर फसल का निश्चित है और उसमें न तो अपने आप उतार चढ़ाव होता है, न किसी अन्य तरीके से उसका उतार चढ़ाव किया जा सकता है। ये कुछ पूर्व मान्यताएं थी। इन पूर्व मान्यताओं में यदि कोई स्टेट है तो उसमें किस तरीके से फसल उत्पादन होगा। तो वॉन थ्यूनेन ने सिद्धांत यहां पर दिया है, वो कौन सा दिया है, अधिकतम लाभ का सिद्धांत दिया है।
उसका ऐसा मानना है कि प्रत्येक फसल पर जो भूमि की इकाई है उसके द्वारा दिया जाने वाला जो लाभ है वो बाजार केंद्र पर सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे लाभ की मात्रा घटती जाएगी। तो दूरी और आर्थिक लाभ, या जिसको उसने कहा है आर्थिक लगान, या जिसको हम स्थितिक लगान कह दें, लोकेशन रेंट कह दें, ये रेंट बाजार केंद्र पर सबसे ज्यादा है और दूरी बढ़ने के साथ साथ ये घटता जाता है। इस तरीके से इसमें गिरावट आती है। गिरावट का जो ग्राफ है वो उतार चढ़ाव वाला नहीं होगा, क्योंकि बढ़ती दूरी के साथ में जो गिरावट आएगी, जैसे 1 किलोमीटर आगे चले तो 1 किलोमीटर का परिवहन का खर्चा जोड़ लो, 2 किलोमीटर जो चले तो 2 किलोमीटर का जोड़ लो। अब जो 1 किलोमीटर का है 2 किलोमीटर वाला उसका जस्ट डबल है, 3 किलोमीटर वाला उसका 3 गुना है। तो ऐसे समान दर से आप यदि परिवहन का खर्चा बढ़ाते जाओगे तो जो लाभ में गिरावट आएगी वो हर किलोमीटर पर एक समान आएगी। एक समान आएगी तो ये ग्राफ आपको ऐसे या जिगजैग नहीं मिलेगा, ये आपको कैसा मिलेगा, सीधा ही देखने को मिलेगा। तो ये उसकी पहली बात है कि जो लगान की या रेंट की बात है वो दूरी के साथ में घटती जाती है। तो लिखिए इसके सामने वॉन थ्यूनेन का अधिकतम लाभ का सिद्धांत। लिखिए वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत निश्चयवादी तथा मानकीय है। वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत निश्चयवादी तथा मानकीय है। जो तुलनात्मक आर्थिक लगान या लाभ पर आधारित है। लाभ पर आधारित है। आगे लिखिए बाजार केंद्र पर परिवहन का खर्च शून्य होता है। इसलिए बाजार पर आर्थिक लगान अधिकतम प्राप्त होता है। बाजार पर आर्थिक लगान अधिकतम प्राप्त होता है। परंतु बाजार से दूरी बढ़ने के साथ परिवहन लागत बढ़ती जाती है, जिससे आर्थिक लगान कम होता जाता है। आर्थिक लगान कम होता जाता है तथा
इस आर्थिक लगान में प्रति इकाई दूरी पर गिरावट की दर समान रहती है। तो पहली बात तो यह कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक फसल पर जो मैक्सिमम लाभ प्राप्त होगा वो बाजार पर होगा और दूरी के साथ में उसमें गिरावट आएगी। दूसरी बात, किसी स्थान विशेष पर जाकर आपको भूमि की जो एक इकाई है, चाहे ये 1 हेक्टेयर है, 1 एकड़ है, जो भी एक इकाई है, वो आपको विभिन्न फसलों पर जो प्रॉफिट देती है, वो प्रॉफिट उस फसल के उत्पादन की लागत और परिवहन लागत, इनको हम उसके बाजार मूल्य से घटाएंगे तो उसके बाद में वो लाभ प्राप्त होता है। और ये लाभ विभिन्न फसलों का तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हर फसल के लिए वो वहां का लोकेशनल रेट होगा, यानी स्थानीय लगान होगा। अब किसी स्थान पर स्थानीय लगान किस फसल का ज्यादा है, उसी फसल का चुनाव कर लिया जाता है। तो लिखिए आगे, वॉन थ्यूनेन के अनुसार भूमि की प्रति इकाई द्वारा किसी फसल पर प्रत्येक स्थान पर एक समान लाभ नहीं प्राप्त होता है। एक समान लाभ नहीं प्राप्त होता है क्योंकि बाजार से दूरी के अनुसार परिवहन खर्च बढ़ने से इसकी मात्रा घटती जाती है। आगे लिखिए, भूमि की किसी एक इकाई पर विभिन्न फसलों का आर्थिक लगान अलग अलग होता है। जिसे वॉन थ्यूनेन ने अवस्थिति की लगान या भूमि किराया कहा है। क्योंकि हम जैसे जैसे बाजार से दूर चलेंगे परिवहन का खर्च बढ़ता जाएगा,
उत्पादन के अन्य कॉस्ट यदि हम नहीं चेंज करें, वो समान भी रहें, तो परिवहन के खर्च और उत्पादन की अन्य कॉस्ट, इनको मिलाकर हम उसके बाजार मूल्य से घटाएं, तब हमें लाभ की मात्रा प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए किसी फसल का ये बाजार मूल्य है और उस फसल पर आपको ये उसकी उत्पादन की लागत है श्रमिकों के रूप में और अन्य निवेश के रूप में, और ये उस पर परिवहन का खर्चा है। तो आपको जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो देखिए, बाजार अवस्थितिकी के ऊपर परिवहन खर्च आपका शून्य है, या आपका विक्रय मूल्य और या आपकी उत्पादन लागत, तो आपको लाभ की मात्रा ये प्राप्त हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम दूरी के अनुसार चले, वैसे वैसे जैसे जैसे परिवहन खर्च बढ़ा, इन दोनों की मात्रा जोड़कर यदि हम देखें तो ये जो लाभ है आपका, ये कम होता जाएगा। यानी इस समय आपको जो लाभ मिल रहा है यहां, वो इस विक्रय मूल्य और लागत के अंतर का मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दूर चलेंगे तो इस चर ने इन दोनों के अंतर को प्रभावित कर दिया, और ऐसा करने से आपका लाभ या लगान का जो ग्राफ है वो नीचे आता जाएगा। वॉन थ्यूनेन ने अपने मॉडल में दो सिद्धांत दिए। उसने दो बातों के रूप में व्याख्या की है पूरे सिद्धांत की। पहला तो कि बढ़ती दूरी के साथ में फसल की सघनता में परिवर्तन आता है, और दूसरा बढ़ती दूरी के साथ में फसल प्रारूप में परिवर्तन आता है। तो वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत में दो बातें हैं। पहली तो क्या है, बाजार से बढ़ती दूरी के साथ फसल की गहनता घटती जाती है। और दूसरा मॉडल उसने दिया है क्या, बाजार से बढ़ती दूरी के अनुसार फसल प्रारूप में परिवर्तन आता है। ये दो बातें उसने बताई है, और प्रत्येक की हम व्याख्या करेंगे कि गहनता या सघनता तो क्यों घटती है और प्रारूप में परिवर्तन क्यों आता है। दोनों के पीछे कारण तो एक ही है, क्या, अधिकतम लाभ। यदि बाजार के अंदर पर गहनता ज्यादा रखेंगे, लाभ ज्यादा होगा। दूरी के साथ यदि गहनता कम नहीं करेंगे तो आपको लाभ के बजाय नुकसान होगा। दूसरी बात, बाजार से बढ़ती दूरी के साथ उसी फसल को बोते जाएंगे तो लाभ कम होगा। तुलनात्मक रूप से उस फसल को देखना है जिस पर लाभ ज्यादा है, तो ऐसा देखेंगे तो हमें फसल के प्रारूप को बदलना पड़ेगा। तो दो चीजें चेंज होंगी आप बाजार से जैसे जैसे दूर जाएं। एक तो सघन खेती के बजाय विस्तृत खेती मिलती जाएगी, और दूसरा फसलें बदलती जाएंगी। लिखिए, वॉन थ्यूनेन ने अपने सिद्धांत में दो मॉडल प्रस्तुत किए हैं। दो मॉडल प्रस्तुत किए।
पहला लिखिए मॉडल 1। बाजार से बढ़ती दूरी के साथ बाजार से बढ़ती दूरी के साथ फसल की गहनता घटती जाती है। और दूसरा मॉडल लिखिए, बाजार से बढ़ती दूरी के साथ फसल प्रारूप या हम कह दें भूमि का हम क्या काम कर ले रहे हैं, भूमि उपयोग, फसल प्रारूप या भूमि उपयोग में परिवर्तन आता है। बाजार से बढ़ती दूरी के साथ फसल प्रारूप या भूमि उपयोग में परिवर्तन आता है। अब इसमें से पहले मॉडल की हम व्याख्या कर लेते हैं कि बाजार से बढ़ती दूरी के साथ में फसल की गहनता घटती जाती है। बाजार केंद्र के ऊपर आपका परिवहन खर्च शून्य है, और परिवहन खर्च शून्य है इसलिए वहां पर उन फसलों को उगा लेना चाहिए जिन पर परिवहन का खर्चा ज्यादा होता है। दूर उगाते हैं तो ज्यादा होते हैं, लेकिन बाजार पर उगा रहे हैं तो आपका खर्चा तो पड़ ही नहीं रहा है, इसलिए उन फसलों को उगाने की आपको स्वतंत्रता है। परिवहन का खर्चा कम पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में आप कितना भी प्रोडक्शन करो, जितना प्रोडक्शन करोगे उतना आपको लाभ होगा। और प्रोडक्शन यदि बढ़ाना है तो उसके लिए निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। तो भूमि की प्रति इकाई में निवेश की मात्रा बाजार केंद्र पर सबसे ज्यादा होती है। निवेश ज्यादा होगा तो प्रति हेक्टेयर उपज ज्यादा होगी, और जितनी उपज होगी बाजार मूल्य से उसको गुणा करो उतना ही लाभ हो जाएगा। क्योंकि उपज ज्यादा हो और उसको दूर से लाना हो तो जितनी उपज है उसके अनुपात में उसका परिवहन का खर्चा भी तो घटता। तो यहां परिवहन का खर्चा नहीं लग रहा है, ऐसी स्थिति में हमें उसका अधिक से अधिक उत्पादन पर जोर देना है। इसके लिए हमें उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, सिंचाई के साधन, इनका प्रयोग करना है। और ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिनका बाजार मूल्य अधिक है लेकिन शीघ्र खराब होने वाली हो, क्योंकि लंबी दूरी से आपको परिवहन उनका नहीं करना है। इसलिए ऐसी फसलों की सघन कृषि हम बाजार के अंदर पर करते हैं। लेकिन जैसे ही बाजार से दूर जाकर इन फसलों की कृषि करेंगे तो पहली बात तो इनका परिवहन मूल्य ज्यादा है, तो इनको उगाने से लाभ के बजाय नुकसान होगा। दूसरा, यदि आपने जितना निवेश करके सघन उत्पादन किया वैसा ही निवेश यदि बाजार से दूर करते रहोगे तो एक तो निवेश बढ़ गया, एक परिवहन का खर्चा बढ़ गया, तो उसके कारण फिर फसल उत्पादन आपका नुकसान में आ सकता है। बाजार से दूर जाकर लाभ कैसे कमाया जाए? तो बाजार से दूर जाकर हम बाकी का इन्वेस्टमेंट कम कर दें। सिंचाई मत करो, उर्वरक मत दो, कीटनाशक का प्रयोग मत करो, अच्छे बीज मत डालो, केवल जैसी दशाएं हैं उसके अनुसार एक्स्ट्रा निवेश न करते हुए केवल फसलों का उत्पादन करो, तो उसमें आपकी लागत कम आ गई। अब दूरी जितनी है उसके अनुसार परिवहन को तो हम कम कर नहीं सकते। हम जो दूसरी लागत है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पादन लागत है, उसमें कमी करेंगे। और उत्पादन लागत में कमी करोगे तो आपके उत्पादन में भी कमी आएगी, यानी प्रति इकाई जो भूमि की आपको उपज मिलती है उस उपज में कमी आएगी। और प्रति इकाई आपकी उपज कम हो रही है तो वो सघन कृषि नहीं, फिर वो कौन सी है? विस्तृत कृषि है। तो
बाजार केंद्र पर आप सघन कृषि करोगे तो आपको लाभ ज्यादा है, और विस्तृत कृषि करोगे यानी कम निवेश वाली तो आपको लाभ कम है। तो ऐसी स्थिति में हमने बाजार केंद्र पर चुनाव किया किसका? सघन कृषि का। लेकिन जैसे ही दूरी बढ़ी और हमने वही सघनता रखी तो परिवहन का खर्च इस पर ज्यादा था और इसका जो लाभ का ग्राफ है वो तेजी से गिर गया। जबकि विस्तृत कृषि में आपने यहां निवेश कम किया था, अब आप निवेश तो कम ही रख रहे हो, लेकिन साथ साथ में परिवहन का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो परिवहन का खर्चा बढ़ने से हमने लाभ की मात्रा में गिरावट देखी। तो लाभ तो दोनों पर ही घटा, सघन पर भी घटा और विस्तृत पर भी घटा, लेकिन सघन कृषि का लाभ घटा तेजी से और विस्तृत कृषि का लाभ घटा धीरे धीरे। क्योंकि विस्तृत कृषि के लाभ में जो कमी आ रही है वो किसके कारण आ रही है? सिर्फ दूरी के कारण ही आ रही है। और ये जो फसल है विस्तृत कृषि वाली, इसमें परिवहन की लागत है वो भी कैसी थी? कम थी। हमने सघन कृषि की और उसी सघनता से कृषि करते जाएं तो एक तो आपका निवेश लग रहा है, दूसरा आपका परिवहन का खर्च आ रहा है। तो उत्पादन लागत और परिवहन लागत इसमें दोनों बढ़ रही हैं, और दोनों बढ़ रही हैं तो लाभ तेजी से घटेगा। इसमें आपकी उत्पादन लागत नहीं है, वो कम है, केवल परिवहन की ही लागत आपकी बढ़ रही है, और परिवहन लागत जिस अनुपात में बढ़ रही है उस अनुपात में आपका लाभ कम होता जा रहा है। इस पर परिवहन लागत और उत्पादन लागत दोनों ही ज्यादा जा रही, यानी आपने इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा किया और आपका दूरी के साथ में परिवहन का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो जब दूरी नहीं थी तब तो इन्वेस्टमेंट कितना ही किया, जितना किया उतना प्रोडक्शन हाई हो गया, परिवहन का खर्चा नहीं लगा। लेकिन परिवहन का खर्चा लगते ही इसमें गिरावट जल्दी से आती है, और जब हम कम निवेश करते हैं उसमें गिरावट धीरे आती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो विस्तृत कृषि का ग्राफ है ये धीरे धीरे नीचे आता है, और ये जो सघन कृषि का ग्राफ है ये तेजी से नीचे आता है। अब ये वो बिंदु है जिसके आगे हमें विस्तृत कृषि में लाभ है और सघन कृषि में नुकसान है, जबकि इससे पहले हमें सघन कृषि में फायदा है और विस्तृत कृषि में नुकसान है। तो बाजार से इस दूरी पर जाकर सघन के बजाय विस्तृत कृषि करना शुरू कर देते हैं, और पहला मॉडल उसका यही है कि बाजार से बढ़ती दूरी के साथ में फसल की गहनता यानी घटती जाती है। यानी आप इसको कह सकते हो कि कृषि सघन से कैसी हो जाती है? विस्तृत होती जाती है। लिखिए मॉडल प्रथम। लिखिए बाजार से बढ़ती दूरी के साथ बाजार से बढ़ती दूरी के साथ फसल गहनता कम होती है। फसल गहनता कम होती है। आगे लिखिए बाजार केंद्र पर उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनका बाजार में मूल्य अधिक हो,
कॉमा जिनकी मांग अधिक हो, कॉमा शीघ्र खराब होने वाली हो, तथा जिन पर परिवहन दर अधिक हो। जबकि बाजार केंद्र से दूर, बाजार केंद्र से दूर कम मूल्य वाली, कॉमा कम मांग वाली, शीघ्र खराब न होने वाली, एवं कम परिवहन दर वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो बाजार के निकट वाली जो वस्तुओं की जिनकी हमने बात की है, ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग ज्यादा है, जो जल्दी खराब हो रही हैं, जिनके मार्केट में रेट ज्यादा है, तो उनको हमें बाजार केंद्र पर बुआई करके और उन पर निवेश बढ़ाकर उनका प्रोडक्शन ज्यादा ले लेना चाहिए। लिखिए, अतः बाजार के निकट उत्पादित की जाने वाली, बाजार के निकट उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं का परिवहन नहीं करना पड़ता है, इसलिए अधिक से अधिक उत्पादन कर ज्यादा लाभ कमाने हेतु उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग करते हुए निवेश की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जिससे प्रति इकाई अधिक उपज प्राप्त होती है, अर्थात गहन या सघन कृषि की जाती है।
दूसरी बात अब लिखिए, बाजार केंद्र से दूर बाजार केंद्र से दूर परिवहन खर्च बढ़ जाता है। परिवहन खर्च बढ़ जाता है। इसलिए निवेश की मात्रा अधिक रखने पर लाभ की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए बाजार से दूर स्थित केंद्रों पर अधिक निवेश कर अधिक उत्पादन लेने में फायदा नहीं है। अर्थात सघन कृषि में केवल बाजार के निकट फायदा है। तथा बाजार से दूरी बढ़ने पर इन सघन कृषि वाली फसलों पर लाभ तेजी से घटता है। जबकि कम निवेश वाली अन्य फसलों पर दूरी के साथ लाभ धीमी गति से घटता है। इसलिए बाजार से अधिक दूरी पर कम निवेश वाली विस्तृत कृषि की जाती है। जिसमें प्रति इकाई उपज कम होती है। तो उसने पहली बात यह कही कि लाभ को तो सबसे पहले देखना ही है। लाभ आपका मैक्सिमम रहना चाहिए। बाजार केंद्र पर निवेश बढ़ाने से लाभ बढ़ता है, लेकिन बाजार से दूरी पर निवेश घटाने पर लाभ बढ़ता है।
तो बाजार से बढ़ती दूरी के साथ में निवेश की मात्रा कम करते जाएं तो लाभ हमारा बढ़ता जाएगा, और निवेश की मात्रा कम करते जाएंगे तो सघन कृषि से प्रारूप किस में बदल जाएगा? विस्तृत कृषि में बदल जाएगा। नीचे लिख लीजिए, आता है बाजार केंद्र पर निवेश बढ़ाकर, बाजार केंद्र पर निवेश बढ़ाकर एवं बाजार से दूर निवेश घटाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए दूरी के साथ कृषि प्रारूप सघन से विस्तृत में परिवर्तित होता जाता है। सघन से विस्तृत में परिवर्तित होता जाता है। या आप ऐसे कह दो चाहिए कि फसल की गहनता कम होती जाती है, क्योंकि फसल की गहनता का सीधा सीधा संबंध है निवेश की मात्रा से, और निवेश का सीधा सीधा संबंध है आपका जो लाभ हो रहा है उसकी मात्रा से। यदि आपने दूरी पर अधिक निवेश करके ज्यादा उत्पादन कर भी लिया तो उतना ही ज्यादा आपका परिवहन का खर्चा भी आ जाएगा। जहां आपका परिवहन का खर्चा नहीं लग रहा है वहां पर निवेश बढ़ाकर आप प्रोडक्शन को डबल कर लो। मान लीजिए एक इकाई से आपको 5 क्विंटल मिल रहा है और उसका बाजार मूल्य 100 रुपये है, तो उसी एक इकाई से आपने 5 क्विंटल के बजाय निवेश बढ़ाकर 10 क्विंटल कर लिया, तो आपको 10 क्विंटल के 1000 रुपये मिलेंगे। 5 क्विंटल के आपको मान लीजिए 500 मिल रहे थे, तो 10 क्विंटल के 1000 मिलेंगे। अब हो सकता है कि 5 क्विंटल में आपने उत्पादन करने में 100 रुपये का निवेश किया तो आपको 400 का लाभ हो रहा था, लेकिन 10 क्विंटल उत्पादन करने के लिए आपने मान लो 400 रुपये का निवेश कर दिया, तो भी आपका जो मार्जिन है वो 600 रुपये हो गया। फिर तो कुल उत्पादन बढ़ने से बाजार पर तो फायदा हुआ। पहले 400 रुपये का फायदा हो रहा था, फिर हो गया कितना? 600 का फायदा हो गया। लेकिन दूरी के साथ में यदि आप ये करोगे तो वो उतना ही उत्पादन आपका परिवहन के खर्चे से गुणा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में लाभ की मात्रा को वो घटा देगा। तो दूरी के साथ में निवेश को घटाओ ताकि परिवहन का ही खर्चा पड़े आपके, उसके हिसाब से फिर लाभ प्राप्त हो सकता है। ये उसका पहला मॉडल था। दूसरे मॉडल में उसने फसल के प्रकार का बदलना बताया। पहले में तो यही कहा कि दूरी के साथ निवेश कम करते हैं, दूसरे मॉडल में कहा कि दूरी के साथ में फसल को भी बदलना पड़ेगा, भूमि उपयोग का प्रारूप भी बदलना पड़ेगा। निवेश कम करते जाओगे तो सघन कृषि किस में बदल जाएगी? विस्तृत कृषि में बदल जाएगी। तो पहले मॉडल की व्याख्या तो हो गई। ग्राफ के रूप में आप समझ सकते हैं, सघन वाला लाभ तेजी से घटता है और विस्तृत वाला लाभ है ये धीमी गति से घटता है। इस तरफ ये बात हो रही है दूरी की और ये बात हो रही है लाभ की। दूसरे मॉडल की व्याख्या कल करते हैं।